नाजरीन, तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक जो कि है MT-CAT, जिसका टेस्ट दिया जाता है। ये टेस्ट क्या है, क्यों दिया जाता है, इसका क्या स्कोप है, क्या फ़वाइद हैं, क्या कुछ पढ़ना पड़ता है, इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम रज़ाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ाउर रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 7 न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि बड़े अहम टॉपिक के ऊपर आपने आज का प्रोग्राम रखा है। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का भी शुक्रिया। सर, हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं MT-CAT के बारे में कि आमतौर पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है इस तरह के जो टेस्ट वगैरह हैं उनके हवाले से। अनटिल वो लोग जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, सिर्फ वो लोग जो हैं खुद से जाकर इस बारे में पढ़ते हैं तो उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, वरना हम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं दी गई इस हवाले से कि या हमारा एजुकेशनल सिस्टम या हम कह सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है अवेयरनेस दी जाए। तो आज हमने इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाह रहे हैं ताकि लोगों में जो अवेयरनेस है वो क्रिएट हो सके कि इस तरह के टेस्ट जो हैं उनका स्कोप क्या है, वो होते क्या हैं, उनसे हमें फ़ायदा क्या होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि MT-CAT का जो टेस्ट है वो है क्या बेसिकली। देखिए, जो MT-CAT का टेस्ट है, एक तो ये पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट हो रही बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि पहले ये सूबे की सतह पे हो रहा था, अब ये पूरे पाकिस्तान की सतह पे होता है। इसे नेशनल MT-CAT कहा जाता है और ये टेस्ट में वो बच्चे अपीयर होते हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता है, डॉक्टर बनना होता है या BDS में जाना होता है, वो बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं। और इसकी प्रेपरेशन के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और आपका जो दाखिला है वहां से जा सकता है। और उसके बाद जब आप अपने FSC के पेपर्स मुकम्मल कर लेते हैं बच्चे जिन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाना होता है, तो उसके तकरीबन 1 से 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो इस वक्त तक की डेट्स आई हैं या जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 7 सितंबर से शुरू होकर तकरीबन 30 सितंबर के दरमियान में ये टेस्ट लगातार होता रहेगा और ऑल्टरनेटिव डेज में करवाया जाता है या फिर लगातार करवा दिया जाता है और बच्चों को खास तादाद में बुलाया जाता है और रोजाना की बुनियाद पे टेस्ट दिया जाता है। ये तो रज़ाउर रहमान साहब, इसकी तैयारी जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं और इसकी तैयारी के लिए आमतौर पे किन चीज़ों को प्रेफर दी जाती है? देखिए, जो इसकी तैयारी वाला आपने सवाल किया ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और बच्चों के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि MT-CAT के जो टेस्ट है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप फर्ज कीजिए कि पंजाब में उसकी सीटें 3000 के करीब हैं और बच्चा 1 लाख उसमें अपीयर होता है, तो 3000 बच्चा कामयाब होता है और 97,000 या 97,000 बच्चा कामयाब नहीं होता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इनकॉम्पिटेंट बच्चा है। ये तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो पहला 3000 बच्चा है इसमें हमारे पास सीट्स ही इतनी अवेलेबल थी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसकी वजह से इन बच्चों को दाखिला मिल सका। और बाकी बच्चे अगर इसमें दाखिला नहीं ले सके तो उसकी रीजन सिर्फ ये है कि सीट्स की कमी है। इसकी मिसाल अगर ये ले ली जाए कि एक ट्रेन है और उसमें 3000 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, तो 3000 से उसके ऊपर जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो 1-2 से ऑनवर्ड कर ले, उनके लिए उसमें बैठने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो इसकी सीट्स इसकी कंट्रीब्यूशन की जाती है। इसमें मैं यहाँ पे बच्चों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम को बच्चों को ये चाहिए कि बड़ा डेडिकेटेडली इसको पढ़ें, अपनी स्टडीज को मुकम्मल करें। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखें, जैसे एक दरख्त होता है, दरख्त की शाखें होती हैं, फिर पत्ते लगे होते हैं और साथ जड़ें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इस दरख्त की पूरी साख की तरह अपने टॉपिक की तैयारी करनी है। उसकी ब्रांचेस भी पता करनी है, उसके लीव्स के बारे में भी पता करना है और इवन के उसकी डेप्थ, जो उसकी जड़ें हैं, उसको भी पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है। और समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले आप खुद समझें और समझने के बाद दूसरों को समझाएं। अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंडेबल, तो ये जो फार्मूला है ये इसकी कामयाबी का फार्मूला भी है कि पहले खुद अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझें, अपने सब्जेक्ट्स को समझें और उस सब्जेक्ट को दूसरों को समझाने के काबिल हो जाएं। अपने पीयर्स में, अपने दोस्तों में उनको भी उसका इंट्रो दें और उसका पूरा डेमो दें ताकि वो भी इसको समझ सकें। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक और बात भी करना चाहूंगा कि ये एक्चुअली सिर्फ हमने जो मेडिकल की फील्ड को ना डॉक्टर की फील्ड के साथ अटैच्ड कर दिया है कि सिर्फ जो डॉक्टर बनेगा ना वो की फील्ड में जाएगा। मेडिकल की फील्ड में बहुत सारी लाइन्स है। देखें, जो BDS है, जो बैचलर इन डेंटल साइंसेज है या डेंटल सर्जरी है,
वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बल्कि बड़ी अच्छी है, खास करके खवातीन के लिए, बेटियों के लिए बड़ी अच्छी लाइन है, वो उसको जरूर ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ जो उसमें नर्सिंग है, दुनिया भर में नर्सिंग जो है वो इतना हाईली, आप कह लीजिए कि अग्रेसिव प्रोफेशन है कि लोगों पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी डिमांड नर्सिंग की है किसी की भी नहीं है, तो और हाईली पेड है। तो नर्सिंग में जाने में भी कोई बच्चों को शर्म नहीं आनी चाहिए, या हमारे बच्चों को बाज का ये कॉन्सेप्ट है कि नर्स तो बड़ा एक आम सा मामूली सा शोबा, मामूली सी बात है। नहीं, दुनिया भर में अगर आप देखें तो नर्सेज जो है वो पीएचडी भी कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी जो है आम बात है नर्सिंग के अंदर, और इसमें पीएचडीज भी हो रही हैं। तो अब बच्चों के पास मेडिकल की लाइन में बहुत एक वेस्ट फील्ड मौजूद है। देखें, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इसमें इतना स्ट्रिक्ट एग्जाम होता है, या इतने नाम के नंबर दिए जाते हैं कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो 80%, 85% या 90% स्कोर कर पाते हैं। और अगर आप इसको एक और जावी से देखें कि जिसपे बल्कि मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जो बच्चे एफएससी में 80% अबव हैं उनको ये चाहिए कि वो इसमें अप्लाई करें। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जिसके 70% नंबर हैं या मार्क्स हैं वो भी इस प्रोफेशन में एमडी कैट के लिए अप्लाई कर देते हैं, और आखिरकार वो फेल हो जाते हैं, इतनी फीसें अदा करते हैं, इतने एक्सपेंडिचर्स करते हैं, इतना टाइम सर्व करते हैं, और आखिरकार वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो ये देखना चाहिए कि वेदर आपके एफएससी पार्ट 1 में कितने नंबर हैं। अगर आपके 85% या 90% नंबर हैं तो आपको एमडी कैट में बैठना चाहिए या इसका टेस्ट देना चाहिए। इससे कम है तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल बच्चों को सजेस्ट भी नहीं करना चाहिए, और उनके टीचर्स को भी उनको ये बात समझानी चाहिए कि ये कॉम्पिटेंसी का एग्जाम है, और इस एग्जाम में आपको ये नहीं देखा जाना कि आपका इस एग्जाम में जो पहले 3000 बच्चे हैं उनको पंजाब में दाखिला मिलेगा। तो 1 लाख बच्चा जहां एग्जाम देगा उसमें से आप सोचेंगे 3000 बच्चा जब एक्सट्रैक्ट करेंगे या हम निकालेंगे तो कितने कॉम्पिटेंट बच्चे होंगे। तो इस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा रज़ाऊ साहब, यहाँ पर आपने बात की कि 80 to 85% अगर आपके मार्क्स हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेडिकल के लिए बेसिकली ये टेस्ट दिया जाता है, तो मेडिकल में एडमिशन के लिए ये टेस्ट का क्राइटेरिया ज़रूरी होता है या आपके एफएससी के मार्क्स भी काउंट करते हैं? मतलब इन दोनों के मार्क्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं और फिर उसके बाद जो है एडमिशन का होता है, या फिर ये टेस्ट जो है दिस इज़ द वन एंड ओनली कि मतलब अगर आपके इसमें इतने मार्क्स आ गए तो यू कैन गेट द एडमिशन? देखिए, जो जिसने भी बच्चे ने डॉक्टर बनना है या मेडिकल की फील्ड में जाना है उसको एमडी कैट का एग्जाम लाजमी देना पड़ेगा। एफएससी में जिन बच्चों के नंबर 85% से ज्यादा हैं, मेरी उनको ये सजेशन है कि वो इसके लिए अप्लाई करें। जिनके उससे कम है उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब एमडी कैट के नंबर कम से कम पासिंग मार्क्स जो है वो 65% है, टोटल नंबर है 210, और तकरीबन 135 जब आपके नंबर आते हैं तो आप यू आर एबल टू बी पास्ड, आप पास होते हैं वहां पे इस एग्जाम में। तो इस एग्जाम में आपके एफएससी में 90% नंबर होना बहुत जरूरी है, आपके एमडी कैट में तकरीबन 80% नंबर होना बहुत जरूरी है, फिर आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे है कि मैंने देखा है कि बहुत दूर दूर शहरों से बच्चे आते हैं, रहीमिया खान से बच्चे आ रहे हैं, बाबरपुर से आ रहे हैं, डीजी खान से आ रहे हैं, और उनके नंबर थोड़े होते हैं लेकिन वो एमडी कैट में पेयर होना चाहते हैं कि शायद हमारा कोई चांस बन जाए, शायद कोई जर्क लग जाए, शायद कोई तुक्का लग जाए और हमें भी इसमें दाखिला मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने रियल विजन के ऊपर चलना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी है कि आपके 80% प्लस नंबर हैं कि नहीं है। अगर आपके 80% नंबर हैं एफएससी पार्ट 1 में तो फिर आप एमडी कैट में अपीयर हों, और अगर आपने एमडी कैट में 80%, 85% या 90% नंबर दिए हैं तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपको दाखिला मिले। लास्ट ईयर का भी जो मेरिट था वो तकरीबन 93% नंबर थे जी, 93% नंबर जिनके आए उनको मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिला था। अच्छा रज़ाऊ साहब, यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं, लेकिन अगर हम लास्ट कुछ ईयर से देखें, कोरोना वाले ईयर जो है उसको निकाल के, तो मेरिट जो है वो खासे तौर पे जो है वो बढ़ चुका है। और अभी रिसेंट हमने देखा कोरोना से पहले भी कि बच्चों के नंबर जो हैं मतलब पूरे भी आ रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कंपटीशन जो है वो किस कदर बढ़ चुका है और यहाँ पर बच्चों को जो है वो कितनी ज़्यादा मतलब एक रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है? और जैसा कि आपने बताया कि 1 लाख बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हैं तो सिर्फ 3000 की सिलेक्शन हो रही है उसमें से, और फिर अगर ग्रेडिंग है, मार्क्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और आजकल जो मेरिट है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो इस हवाले से आप सजेशंस क्या देना चाहेंगे? जो आप बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई आप किस तरह से करना चाहेंगे?
देखें, इसमें तो मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक तो आपको रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। अगर आपके एफएससी में 80% या 85% नंबर हैं आपके पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी इस तरह पार्ट 2 का भी नतीजा नहीं आया, तो आपको फिर एमडी कैट में बैठना चाहिए, पहली बात। दूसरी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि 80% प्लस नंबर वाले बच्चों को ही एक्सेप्ट करे। इस तरह क्या होता है कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जिनके 70% नंबर हैं या 65 हैं, वो लोग जाते हैं प्रेपरेशन सेंटर में और हैवी फीसिस पे करते हैं और अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा पैसा जाया करते हैं और फिर बाद में वो कर भी नहीं पाते। और इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि अगर पिछले 10 सालों का स्टैट उठा लिया जाए तो देखा ये जाना चाहिए कि क्या 80% से कम नंबर वाले बच्चों को किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला मिला। तो मेरा जाती राय ये है कि शायद 1% बच्चे भी नहीं होंगे जिनको दाखिला मिला होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये करना है, जो आप रियलिटी बेस्ड वर्किंग है या लॉजिकल काम है, उसकी बेसिस के ऊपर अपने आप को तैयार करें और उस फील्ड में जाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पे चूंकि नंबरों की दौड़ है, फिर हमारे यहाँ पे प्रोफेशंस का एक ट्रेंड है और शौक है बच्चों को। अगर आप प्राइमरी स्कूल को देखें तो प्राइमरी स्कूल में एक एनालिसिस किया जाए, मैंने कुछ दिन पहले एनालिसिस किया, एक क्लास में 30 बच्चे थे। मैंने कहा जी इंजीनियर कौन बनना चाहता है? 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा डॉक्टर कौन बनना चाहता है? 20 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। और जो डिफरेंट प्रोफेशन पे जाना चाहता है वो सिर्फ 6 बच्चे थे। तो 80% बच्चे या 70% बच्चे तो हमारे डॉक्टर बनना चाहते हैं। जब आप इस को आप लेके आ जाते हैं मैट्रिकुलेशन के ऊपर, तो वहां पे ये सर्वे दोबारा किया जाए अगर, तो उस वक्त भी तकरीबन ये 60% बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम डॉक्टर बने। अब आप नंबर उतने ले नहीं सकते हैं, कॉम्पिटेंसी उतनी शो नहीं कर पाते हैं और आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने और उस पर बहुत बड़ा अपनी एनर्जी भी सर्व करते हैं, अपना फोकस भी सर्व करते हैं, अपने विजन को भी आप डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और आखिरकार फिर ये होता है कि 1 लाख बच्चा एग्जाम देता है और उसमें से 3000 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर दाखिला मिलता है और बाकी 97,000 जो बच्चे हैं उनको अपनी मेडिकल की लाइन चेंज करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन के साथ भी ज्यादती हो जाती है कि इतनी बड़ी फीसें वो पे करते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं और आखिरकार वो दरवाजा, जिस दरवाजे से वो एंटर होना चाहते हैं मेडिकल की दुनिया में, वो उनके ऊपर बंद हो जाता है। तो इसलिए इस फैसले को सोच समझ के करना चाहिए और मैं समझता हूँ यही हमारे लिए बेहतर है। अब तो दुनिया इतनी डाइवर्सिफाई हो गई है, इतनी फील्ड्स आ गई हैं, इतनी उसके अंदर आपको चॉइसेस मिलती हैं कि अगर आप इन चॉइसेस में से कोई मुनासिब चॉइस भी कर लें तो वहां पे भी आपकी अर्निंग डॉक्टर की अर्निंग से बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा रजाऊ साहब जी, बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जैसे कि बात करें यहाँ पर कि 1 लाख लोग हैं, 3000 जो हैं वो उसमें सीट्स हैं, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि यार थोड़ी सीट्स जो हैं वो बढ़ा दी जाएं ताकि ज़्यादा बच्चे जो हैं, अगर जैसे कुछ लोग शौक के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन उनके नंबर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं, उनके ग्रेड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो शौक और पैशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो फिर उन हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उनका पैशन, उनका शौक वो सिर्फ चंद नंबरों की वजह से या चंद ग्रेड्स की वजह से वो रह जाता है? तो इस हवाले से आप बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पर्सन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात फरमाई है कि इसकी सीट्स बढ़ा दी जाएं। देखें, करंटली पाकिस्तान में 16,400 के करीब इसकी सीट्स हैं, पूरे पाकिस्तान की मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और इसमें तकरीबन 8,000 के करीब हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनको एंटरटेन करते हैं या उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बाकी 8,000 हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में करते हैं। अब ये जो प्राइवेट कॉलेजेस की फी है उसको अगर आप पूरे साल की फीस लगाएं तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनती है, और अगर आपने उसको 5 बच्चे को पढ़ाना है तो वो 5 करोड़ रुपया बनती है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव एक फील्ड है जिसमें आम बच्चा नहीं जा सकता। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वेदर इतने फंड्स हमारे पास मौजूद हैं कि हम इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फैमिलीज को ये सोचना पड़ेगा, पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा भी अपने बच्चे को किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि 14 लाख से लेके 18 लाख रुपया इनकी बनती है फीस, सालाना बनती है जी। तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपया सालाना, 1 करोड़ रुपया पूरे प्रोजेक्ट की फीस बन जाती है, MBBS की फीस बन जाती है। और इसमें ऐसे कॉलेजेस 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया भी चार्ज करते हैं। तो इसलिए इसको एक तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वेदर आप इतना अफोर्ड भी करते हैं कि नहीं करते। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि कुछ बैंक्स वगैरह को या कोई फाइनेंशियल अदारों को कोई बच्चों को सपोर्ट देने के लिए कोई स्कीम भी लॉन्च करनी चाहिए जिसमें बच्चों को आसान कर दिया जा सके, और आने वाले 10 साल में या 15 साल में या जब भी वो डॉक्टर बन जाए उसके कोई 10 साल के बाद, 10 साल के दरमियान में उसको वो पे ऑफ कर सकें। तो MD कैट की फीस वगैरह क्या और इसकी तैयारी का सिलसिला जो है वो सारा क्या होता है? कितना टाइम दिया जाता है तैयारी के लिए और सारा कुछ?
देखिए ये तकरीबन हमारे जो सेकेंड ईयर के पेपर हैं वो जुलाई के मिड तक खत्म हो जाएंगे। जुलाई के बाद जुलाई के 15 डेज हैं और अगस्त का पूरा महीना है और सितंबर का पहला वीक है। तकरीबन 1.25 महीने बच्चों के पास या 2 महीने मौजूद हैं जिसके अंदर वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। और इसमें ये भी प्रोविजन होती है कि आप अगर पेपर थोड़ा सा डिले देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 हफ्ते पे मुनसर होता है, 3 हफ्ते लगातार इसके पेपर्स होते रहते हैं, तो अगर आप पेपर थोड़ा सा मजीद टाइम लेना चाहते हैं तो पहले ही उसकी प्लानिंग करें। और उस प्लानिंग को ये करना चाहिए कि आपको बिल्कुल लास्ट पे जाके अपना एप्लीकेशन अप्लाई करनी चाहिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को। और फिर आपका जो डेट ऑफ एग्जाम है वो एंड ऑफ सितंबर में आपको मिलेगी। इस सूरत हाल में आपको 2 से 2.5 महीने मिल जाएंगे और आप तैयारी कर लेंगे। मैं ये समझता हूँ, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चों ने वही करिकुलम, वही सिलेबस तैयार करना होता है जो पिछले 2 साल में वो पढ़ के आए होते हैं। तो अगर इनको 1 महीना या 2 महीने भी मिल जाते हैं और इन्होंने ठीक तरह से पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ली है, उसमें डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होता कि इसके अंदर कोई 80% या 90% के करीब इन बिटवीन नंबर अगर ले लें तो कोई बहुत आप कह लें कि अनहोनी नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो इसमें सिर्फ डेडिकेशन बच्चों की तरफ से, उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होना और अंडरस्टैंडिंग ठीक होने के बाद अंडरस्टैंडेबल करना उसको, ताकि देखें 2 सूरत हाल है इसमें। अगर आप किसी भी चीज को रट्टा लगाएंगे या आप उसको सिर्फ जुबानी याद करेंगे तो वो बहुत देर तक आपके ब्रेन में रिटेन नहीं रह सकेगा। इसलिए अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग ठीक ले लेंगे, कॉन्सेप्ट ठीक समझ लेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट जब आपने ठीक समझा होगा तो वो 2 साल के बाद भी आपके ज़हन में रिटेन होगा और वो हमेशा आपके ज़हन में रिटेन रहेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में जो है आपसे मैं एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूँगी इसी हवाले से कि मतलब बच्चों के लिए, इस एजुकेशन सिस्टम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे रज़ा साहब कि हमें कौन सी तब्दीलियाँ जो हैं वो इसमें लानी चाहिए? इसके अलावा बच्चों के बिहेवियर में, जैसे कि आपने बार बार बात की कि अगर आपके 80% मार्क्स हैं तो अपेयर हों वरना ना हों पे, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए इसमें मैं पहले तो चाहता हूं कि मैं एक दफ़ा 3 पॉइंट्स रिपीट कर दूं जो कि हमारे एमडी कैट के हवाले से हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने एफएससी के जो मार्क्स हैं उसको बढ़ाया जाए, उसकी एग्रीगेशन को बढ़ाया जाए, ताकि बच्चे 80% या 85% अबव बच्चे इसमें अप्लाई कर सकें। और बच्चों को एक कह लें कि फॉल्स होप होती है या एक जाली जो आप उसको उम्मीद दिला देते हैं वो ना हो। बच्चों को ये बात पता लग जाए कि अगर मैंने एफएससी में 85% नंबर ले लिए तो फिर मैं एमडी कैट के लिए एलिजिबल हूँ और मैं एमडी कैट का एग्जाम दूंगा फिर उसके बाद। पहली बात तो मेरी ये गुजारिश है। दूसरा मेरी ये गुजारिश है कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फी बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर जरूर नजरसानी करे कि एक बच्चे के लिए इतनी हैवी फी पे करना और करोड़ों रुपए में उनके वाजिबात बन जाना, ये बहुत महंगा और एक्सपेंसिव एक प्रोफेशन बन जाता है। आम बच्चे की पहुंच से, रसाई से दूर हो जाता है। आप ये देखें कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो मुल्क में भी तालीम हासिल करना आसान है और मुल्क से बाहर जाके भी वो हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। गरीब बच्चों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए 1 करोड़, 1.5 करोड़ या इससे ज्यादा देना अपने बच्चों के 5 साल के एजुकेशन प्लान पे देना वो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैंने पहले भी गुजारिश की कि फाइनेंशियल पैकेज जरूर देना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट को चाहे प्राइवेट इदारों को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को बच्चों की सपोर्ट करने के लिए। और जैसे एक और पॉइंट आपने बड़ा अच्छा बताया था, व्हाई नॉट कि इसकी सीट्स को बढ़ा दिया जाए हर शहर में, और इसकी सीट्स बढ़ाने से क्या होगा कि हमें भी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। पूरे पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटी जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगी। 4 पॉइंट्स तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को जरूर नजरसानी करनी चाहिए और बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जो हमारा नया सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा है उसको जरूर राइज करना चाहिए, क्योंकि उसको बड़ी मेहनत से, बड़ी काविशों से और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको तश्कील दिया गया है और बड़ी अच्छी टीम ने उसको बनाया है। और अगर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे और फर्ज कीजिए कि हम 50% भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अगले 2 साल में, 3 साल में, तो हमारे बच्चों की सोच का मेयार फर्क होना शुरू हो जाएगा, हमारे बच्चों के कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएंगे, हमारे बच्चों के विजन ब्रॉड हो जाएगा, उनका फोकस क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले जमाने के ऐन मुताबिक इस करिकुलम के अंदर मौजूद है और हमारे बच्चों को डायरेक्ट रसाई मिल जाएगी उस चीज की। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक मैसेज था। मैं समझता हूँ कि इस जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने इसको जरा रोक दिया है, इसके ऊपर नजरसानी करें और इसको कंटिन्यू रहें।
रज़ाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती टाइम जो है वो दिया। इसी के साथ साथ मैं ये लास्ट में कि काउंसलिंग जो है वो हमारी बहुत ज़रूरी है, कि हमारी कैरियर काउंसलिंग, हमारी पर्सनालिटी काउंसलिंग प्रॉपरली की जाए, कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें खुद पता हो, हम किस कैपेबल हैं, हमें वो पता हो, हमारी एबिलिटीज़, हमारी खामियां, हमारी अच्छाइयां, हमारी कैपेसिटीज़ क्या हैं, हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होगा तो हम अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के बारे में मज़ीद अच्छे फ़ैसले और अच्छे डिसीजन कर सकेंगे। और हमारा जो भी पैशन है, हमारा शौक़ है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम वो वाकई करेंगे जो कि हम करना चाहते हैं तो हम उस काम को बहुत अच्छे से सर अंजाम देंगे, और उससे सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क का भी बहुत फ़ायदा होगा। हम सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हम अपने मुल्क का भी जो है वो नाम रोशन कर सकेंगे। इसी के साथ साथ फ़िलहाल के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।